अच्छा, तो हम अब स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन से, जो कि हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स का पहला स्टेप है। मैं आपको बता चुका हूं एब्जॉर्प्शन क्या है, कि आपकी जो ड्रग है, ड्रग वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लेट्स सपोज आपने जीआईटी से ड्रग ली है ओरली, ड्रग जीआईटी से आपके ब्लड में यानी कि आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब ड्रग चली जाती है, इसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। सादा सी बात, जीआईटी से ड्रग का ब्लड में जाना एब्जॉर्प्शन है। अब ये डिपेंड करते हैं मुख्तलिफ फैक्टर्स पे, यानी रेट एंड एक्सटेंट, कि कितना टाइम लेती है, रेट टाइम लेना, एक्सटेंट कितनी अमाउंट ड्रग एब्जॉर्ब होती है। अब क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, एनवायरमेंट वेयर द ड्रग इज एब्जॉर्ब। आपकी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप जीआईटी से ड्रग को एब्जॉर्ब कर रहे हो तो क्या वो स्टमक से एब्जॉर्ब होती है, क्या वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रही है, क्या वो ड्रग रेक्टल रूट से एब्जॉर्ब हो रही है, क्या आपने मसल्स के अंदर ड्रग दी है इंजेक्शन के जरिए, वहां से एब्जॉर्ब होती है। तो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ रेट और एक्सटेंट होगा ड्रग की एब्जॉर्प्शन का। ठीक, उसके बाद केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग, ठीक है, यानी ड्रग की जो केमिस्ट्री है उस पर डिपेंड करता है। अक्सर आपके पास ड्रग या तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक में क्या है, कोई ड्रग या तो आप वीक एसिड बनाते हो या वीक बेसिस बनाते हो। याद रखो, वीक एसिड या वीक बेसिस इसलिए है कि ये आपको नुकसान नहीं देता, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेसिस तो आपको जला देगा, इसलिए हम वीक एसिड्स या वीक बेसिस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स में लिथियम, आयरन, हैवी मेटल्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब लिथियम तो मेटल है, लेकिन ये बाइपोलर डिसऑर्डर का इस्तेमाल होती है। आयरन एनीमिया में इस्तेमाल होती है, तो मुख्तलिफ ड्रग्स ली जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप ड्रग कौन सी रूट से ले रहे हो, या आप रूट एंटीरल यानी आप क्या करते हो, ओरली टैबलेट ले रहे हो, या जबान के नीचे टैबलेट रखते हो, या बकल रूट इस्तेमाल करते हो यानी मुंह के जरिए आप ड्रग लेते हो, या फिर पारेंटरल। पारेंटरल का मतलब है कि आप ड्रग इंजेक्शन के जरिए ले रहे हो, यानी आप अपने जीआईटी का जरिया यूज नहीं करते, जैसे कि इंट्रावीनस, आप वेन के अंदर क्या करते हो, इंजेक्शन लगा देते हो। इंट्रामस्कुलर, मसल्स के अंदर इंजेक्शन लगाते हो। सबक्यूटेनियस, स्किन के अंदर इंजेक्शन लगा रहे हो। इंट्राडर्मल, डर्मिस के अंदर जो है। इंट्राथीकल, इंट्राथीकल क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजेक्शन लगाते हो। इसके अलावा इनहेलेशन, जैसे कि आपके पास ये साल्ब्यूटामोल वगैरह हैं, इनहेल करते हो, एस्थमा जो पेशेंट्स होते हैं। फिर नेजल प्रिपरेशंस, नोज के जरिए कोई ड्रग लेना। टॉपिकल, जो क्रीम्स हैं, लोशंस हैं वो। ट्रांसडर्मल, डिफरेंट पैच आता है डर्मल के अंदर, या रेक्टल, रेक्टम के जरिए आप कोई ड्रग लेते हो। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरीके थे कि एक ड्रग इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। उसके बाद अब आपकी ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, एक साइट से दूसरी साइट में ड्रग जा रही है। अब उसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब ये कि ये आपकी जीआईटी है, स्टमक और इंटेस्टाइन है, यहां से ड्रग का ब्लड में जाना, इसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है। एक ड्रग ए है, ए यहां से जाती है ब्लड में, तो कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है, देयर आर 4 मैकेनिज्म्स। नंबर 1 इज पैसिव डिफ्यूजन, नंबर 2 इज एक्टिव डिफ्यूजन, नंबर 3 फैसिलिटेटेड, एंड नंबर 4 एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। 4 मैकेनिज्म्स हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन का क्या मतलब है, ड्रग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करना इज पैसिव डिफ्यूजन। आप एक ड्रग ले रहे हो, आपकी जीआईटी में हाई कंसंट्रेशन है, ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो आसानी से जितनी ज्यादा ड्रग लोगे उतनी ज्यादा ड्रग बआसानी ब्लड में चली जाएगी। इसको कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। प्रॉपर्टीज क्या है, नो कैरियर इन्वॉल्व, इसको बीच में कोई प्रोटीन कुछ नहीं चाहिए। दूसरी, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी इसमें नहीं लगती, ये नेचुरल है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ड्रग का जाना एक नेचुरल फिनोमिना है। फिर नॉट सैचुरेबल, इसका क्या मतलब है, देखो जितनी ज्यादा आप यहाँ पे कंसंट्रेशन रखोगे ना, कंटिन्यूसली ड्रग उधर जाती जाएगी। ऐसा कोई काम नहीं होगा कि एक हद तक आप कह रहे हो कि ड्रग जाएगी उसके बाद नहीं जा रही, बल्कि जितनी ज्यादा ड्रग इस्तेमाल कर रहे हो उतनी ज्यादा वो ब्लड में जा रही है। उसके बाद
लो स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी। अच्छा, इसकी ये भी नहीं है कि कोई जो है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की ड्रग होगी वो एब्जॉर्ब होगी, हर तरह की ड्रग एब्जॉर्ब हो सकती है, कोई खास स्पेसिफिक नहीं है। फिर जो पोलर ड्रग्स होती हैं, पोलर ड्रग्स जब एब्जॉर्ब होती हैं दे यूज एक्वस चैनल्स यानी वाटर चैनल्स इस्तेमाल करती हैं, और जो नॉन पोलर ड्रग्स होती हैं जो कि लिपोफिलिक होती हैं वो बआसानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर जाती हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी लिपोफिलिक है। सो दैट इज पैसिव डिफ्यूजन। अब मैं आपसे बात करता हूं एक्टिव डिफ्यूजन के बारे में, जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ठीक है, तो एक्टिव डिफ्यूजन क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आप ड्रग ले रहे हो, ठीक है, ये आपके पास GIT है, इंटेस्टाइन स्टमक, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपने ड्रग ली, आपकी इंटेस्टाइन में आ गई, यहां से ड्रग जाएगी आपके ब्लड में, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म ड्रग इस्तेमाल कर रही है वो एक्टिव डिफ्यूजन है। एक्टिव डिफ्यूजन में सबसे पहली चीज क्या आती है कि वो एक यहाँ पे प्रोटीन कैरियर का इस्तेमाल करती है, प्रोटीन कैरियर पहली चीज। दूसरी चीज वो एनर्जी का यूज करेगी, पैसिव में कोई एनर्जी यूज नहीं हुई, एक्टिव में एनर्जी का इस्तेमाल होगा। तीसरी चीज, ये जो प्रोटीन है ये सेचुरेट हो सकता है, एक हद तक प्रोटीन ड्रग लेके जाएगा, एक टाइम आएगा सारी की सारी प्रोटीन ऑक्यूपाई हो जाएगी, फिर कोई प्रोटीन नहीं बची होगी कि आपकी ड्रग को ले जा सके। ठीक है, तो स्पेसिफिक, अच्छा प्रोटीन जो है वो हर ड्रग के लिए स्पेसिफिक होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ड्रग आई और प्रोटीन से बाइंड करके चली गई, नो, प्रोटीन एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के ड्रग को आगे लेके जाएगी। तो सबसे पहली चीज स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स चाहिए, दूसरी चीज ATP डिपेंडेंट एनर्जी रिक्वायर्ड है, तीसरी चीज ये प्रोसेस सेचुरेबल है, चौथा सेलेक्टिव है, खासकर सिलेक्टिव ड्रग्स लेके जाएगी, हर ड्रग को लेके नहीं जाएगी। फिर कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटेड, हो सकता है कि दो ड्रग्स यहाँ पे आ जाएं, दो मुख्तलिफ ड्रग्स, तो मे बी कि ड्रग पहली ड्रग चली जाए और दूसरी ड्रग को इनहिबिट कर दे, तो कंपटीशन भी होता है फॉर द प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपके पास था एक्टिव डिफ्यूजन विच इज टोटली अगेंस्ट द पैसिव डिफ्यूजन। अच्छा, उसके बाद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उस पर बात कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, आप कोई ड्रग लेट सपोज, वही आपके पास सिंपल प्रिंसिपल है, आपने GIT से कोई ड्रग ली, देयर इज कैरियर प्रोटीन, यहाँ पे एक प्रोटीन होगा जो इस ड्रग को यहाँ से लेकर जाएगा एब्जॉर्ब करवाने में, फिर नो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी नहीं लगती। फिर सेचुरेबल, ये जो प्रोटीन है सेचुरेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी प्रोटीन्स होंगी एक हद तक ड्रग एब्जॉर्ब करेंगी, एक टाइम आएगा तमाम की तमाम प्रोटीन्स जो है सेचुरेट हो चुकी हैं, मजीद ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी। फिर कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटेड, मतलब कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ ड्रग्स आ गई हैं तो हो सकता है एक ड्रग एब्जॉर्ब हो जाए, दूसरे की एब्जॉर्प्शन को बंद कर दे, तो कंपटीशन भी हो सकता है इनमें। और चौथी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब ये क्या है, ये इसलिए है कि स्पेसिफिकली जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे विटामिन B वगैरह, वो यहाँ पे आते हैं, तो वो प्रोटीन के जरिए नहीं जाते, बल्कि आप ये सेल मेम्ब्रेन देख रहे हो, इस तरह यहाँ से पिंच ऑफ कर जाते हैं, ऐसे जैसे वो सेल के अंदर जाते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो फिर ये क्या होते हैं, जैसे ये एक सेल के अंदर जा रहे हैं तो ये मेम्ब्रेन अपने साथ पिंचिंग ऑफ करते हैं, जिसमें ATP वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, और जब ये सेल से बाहर जाते हैं एक्सोसाइटोसिस, तो यहाँ से क्या होगा, इस मेम्ब्रेन के साथ अपनी मेम्ब्रेन फ्यूज कर लेंगे और एक ड्रग बाहर आ जाती है। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस इस तरह से होती है, खास करके विटामिन B12 इस तरह पिंचिंग ऑफ से, वेसिकल फॉर्मेशन से ड्रग एंडोसाइटोसिस जाती है और एक्सोसाइटोसिस जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास चार मैकेनिज्म्स थे। अब जो मेजर चीज है दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन को या तो कम कर सकते हैं या एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं? तो नंबर 1 इज pH, आपकी बॉडी में मुख्तलिफ pH है। दूसरी चीज ब्लड फ्लो, तीसरी चीज टोटल सरफेस एरिया, चौथी चीज कांटेक्ट टाइम, और पांचवी चीज P ग्लाइकोप्रोटीन्स। मैं आपको ये बाकी बातें आसानी से समझाता हूँ। ब्लड फ्लो टू द एब्जॉर्प्शन साइट,
जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतनी ज्यादा ड्रग एब्जॉर्ब करेगा, जितना कम ब्लड फ्लो होगा उतनी कम ड्रग एब्जॉर्ब होगी। तो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा ब्लड फ्लो उतनी ज्यादा ड्रग एब्जॉर्प्शन। दूसरी चीज, टोटल सरफेस एरिया। अब ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा से ज्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगी, कम सरफेस एरिया होगा तो कम से कम ड्रग एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद कांटेक्ट टाइम, ड्रग जब आपकी जीआईटी से जितना ज्यादा कांटेक्ट टाइम रखेगी उतनी ज्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगी। जैसे कि लेट्स सपोज ये स्टमक है और इंटेस्टाइन है, अब जितनी ज्यादा देर यहाँ पे ड्रग रहेगी उतनी ज्यादा ड्रग आपके अंदर एब्जॉर्ब होगी। लेट्स सपोज एक ड्रग आई और चंद सेकंड के लिए रही और रेक्टम से एक्सक्रीट हो गई, तो आपको कांटेक्ट टाइम ही नहीं मिला, एब्जॉर्प्शन हुई नहीं। लिहाजा जितनी देर एक ड्रग बॉडी में रहेगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। तो कांटेक्ट टाइम भी बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक चीज है पी ग्लाइकोप्रोटीन, अब ये ऑपोजिट है। पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती है, जैसे ये सेल है इसके ऊपर पी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं कि इस ड्रग को सेल से बाहर निकाल देते हैं। तो ये ऑपोजिट है, पी ग्लाइकोप्रोटीन जितने ज्यादा होंगे उतनी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को वो डिक्रीज कर देते हैं। पी ग्लाइकोप्रोटीन्स ड्रग की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं। और ये फिनोमिना स्पेसिफिकली आप देखते हो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में, वो एक अलग से टॉपिक है, डिटेल में उस पर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो मैंने आपको फैक्टर बता दिए कि ब्लड फ्लो है, सरफेस एरिया, कांटेक्ट टाइम। एक और चीज, इफेक्ट ऑफ पीएच। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि पीएच किस तरह से इफेक्ट करती है। देखो, आपके पास एसिडिक ड्रग होती है, एसिड की प्रॉपर्टी है एसिड प्रोटॉन लूज करता है। तो लेट्स सपोज ये ड्रग है, इसने प्रोटॉन लूज किया तो आपकी ड्रग के ऊपर माइनस चार्ज आ गया है। बेस की प्रॉपर्टी क्या है, बेसिक ड्रग्स, बेसिक ड्रग प्रोटॉन गेन करती हैं। तो लेट्स सपोज ये बेसिक ड्रग है, इसने प्रोटॉन गेन किया है तो आपके पास जो है ये ड्रग की फॉर्म में ये प्रोटॉन गेन्ड है। अब याद रखिए आप एक बात, अब जब ये आप देख रहे हो चार्ज्ड, अक्सर जो ड्रग्स होती है ना, ड्रग्स वो अनचार्ज्ड फॉर्म में, कि उनके पास चार्जेस ना हो, अनचार्ज्ड फॉर्म में ड्रग एब्जॉर्ब होती है, चार्ज्ड फॉर्म में ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होती। तो अनचार्ज्ड फॉर्म जो है वो परमिएबल है ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। अब आप क्या करोगे, ये जो रेशियो है ना कि अनचार्ज्ड डिवाइड बाय चार्ज्ड, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास 100 mg की ड्रग है, 100 mg में 60 mg चार्ज्ड है, 40 mg अनचार्ज्ड है। तो 60 to 40 का जो रेशियो है वो आपको बताएगा कि कितनी हद तक एब्जॉर्प्शन हो सकती है एट द पीएच साइड। पीएच की मैं बात क्यों कर रहा हूं, आप अगर अपने स्टमक को देखो 1.2 से 2 तक की पीएच हाईली एसिडिक, अगर आप इंटेस्टाइन पे आ जाओ तो 8, 7 जो है, 8 है, 9 है, इतनी ज्यादा तक भी पीएच हो सकती है। तो पीएच हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ होती है।